स्टैम्प पेपर क्या चीज़ है और ये कितनी किस्म के होते हैं? ये सवाल जो है आपने भैया कर तो दिया, ये बहुत लंबा सवाल है, लेकिन चलो बहरहाल मैं इसको शॉर्टली आपको बता देता हूँ। ये जो स्टैम्प पेपर है ना जी, ये इसकी जो तारीख है ये स्पेन से शुरू हुए थे। अब पहली बात ये है कि जब ये शुरू हुए थे तो अब इसकी गर्ज व गायत क्या है? कागज़ भी होता है सफ़ेद, उस पर भी लिखा जा सकता है। अब अदालतें जो हैं वो मानती नहीं हैं, क्यों? अब इसका आप जवाब सुने गौर से। सबसे पहली बात यह है कि हमारे मुल्क में स्टैम्प एक्ट मौजूद है। अब कौन से काम के लिए कितने रुपए का स्टाम्प लगेगा, स्टैम्प एक्ट में मौजूद है, और हर दफ़ा इसमें अमेंडमेंट, तरामीम या तब्दीलियाँ होती रहती हैं। इसकी पहली गर्ज या ज़रूरत तो ये है कि जो डेट है वो कि अपनी मर्जी से न लिख दे। मसलन सफ़ेद पेपर अगर अलाउ कर दिया जाए तो डेट अपनी मर्जी से डाली जा सकती है, और इससे बड़ी कबाहतें, मसाइल पैदा हो सकते हैं। एक बंदा मर गया तो कोई अगर सिर्फ सफ़ेद कागज़ पर लिखना चाहे तो वो जो सी मर्जी डेट डाले, उसकी ज़िंदगी की डाल दे। बहरहाल वो एडमिजिबल इम्पाउंडमेंट होती है उसकी, उसके बाद में वो भी उसको दिया जा सकता है। तो पहले स्टैम्प्ड आप देखें जी, एक स्टाम्प होता है मुख्तलिफ मालियत का। पहली गर्ज तो ये है कि डेट आगे पीछे न कर दी जाए। दूसरी गर्ज व गायत होती है रेवेन्यू। हुकूमतें अपने कारोबार को चलाने के लिए कभी बांड जारी कर देती हैं, कभी मुख्तलिफ किस्म की और चीज़ें जारी कर देती हैं। तो ये स्टैम्प पेपर भी रेवेन्यू जनरेट करने के काम आता है। अब मैं आपको मुख्तसरन बयान करता हूं कि ये क्या होते हैं। बाज़ औक़ात बयान हल्फी हम देते हैं, जिसे एफिडेविट कहते हैं। ओथ एक्ट के अंडर ये चीज़ें आती हैं। तो बयान हल्फी जब हम देते हैं तो वो भी स्टाम्प होता है। आजकल जो 50 रुपए का आता है और ओथ कमिश्नर से उसे अटेस्ट करवाना पड़ता है। एक स्टाम्प की शक्ल ये होती है, ये भी स्टाम्प ही होता है। एक होता है जी इकरारनामा। मसलन आप एग्रीमेंट टू सेल बनाना चाहते हैं आपस में फरीकैन, तो उसके लिए 1250 का स्टाम्प है। वो म्यूचुअल एग्रीमेंट आप आपस में लिखते हैं। आजकल बैंक से मिलता है, पहले अर्जी नवीस से मिल जाता था। तो आपस में आप अपना कोई कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, कोई एग्रीमेंट है, कोई ज़मीन का सौदा है, आप आपस में करना चाहते हैं, तो वो इसका 1250 का स्टाम्प आएगा, आप उस पर करते हैं। एक होता है ये वाले स्टाम्प जो मैंने अभी बात की है, ये नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर कहलाते हैं। एक होते हैं जुडिशियल स्टैम्प पेपर, अदालती। वो क्या होते हैं जी? आपने दावा तकमील का किया, उसमें आपको कोर्ट फीस का स्टाम्प 15,000 रुपये का लगाना पड़ेगा। कौमी ख़जाने में आपको चलान फार्म 32 भर के 15,000 रुपये जमा करवाएंगे, वो आपको स्टाम्प देगा। तो उस पर आप अपना दावा लिखेंगे, वो कहलाता है कोर्ट फीस स्टाम्प। वो जुडिशियल स्टैम्प पेपर कहलाता है। एक स्टाम्प होता है जी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। एक शख्स है, वो मुल्क से बाहर जा रहा है, या वो जेल के अंदर है, या खातून पर्दानशी है, या एक बंदा है वो मसरूफ़ है, या वो बीमार है, या वो मुसाफिर है, कभी इधर कभी इधर कभी उधर गया, तो वो भी एक स्टाम्प लिखता है जिसे SPA कहते हैं, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, कि मैं ना फलां को मुकर्रर कर रहा हूं
लिहाजा मेरे ये फ़लाँ अदालत में केस चल रहा है, तो मिस्टर फ़लाँ जो है, मिस्टर अरसलान, ये भुगताता रहेगा जी मेरे केस। एक स्टाम्प इस वजह ये होती है। एक होता है GPA, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, कि फ़लाँ बंदे को मैं मुकर्रर कर रहा हूँ, मेरे जितने केसेस हैं, मेरी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं इख्तियार देता हूँ कि उनका ये इंतज़ाम करे, इंसराम करे, बेचे रखे, अदालत में जाए, कोई शुफा करे, कोई और केस करे, जो भी करे, इसका तमाम निज़ाम जो है वो मुझे कबूल और मंजूर होगा। एक होता है वकील रखना, वो सिविल यानी कानून के तहत, कानून दीवानी के तहत, उसका गालबन ऑर्डर 3 है, उसके तहत वो वकील मुकर्रर करते हैं। अब वो वकील को पावर्स होती हैं, जिसे वकालतनामा या मुख्तियारनामा कहते हैं। तो उनके बिहाफ पर वकील जो है वो अदालतों में जाके उनके केस लड़ता है। कानूनी पॉइंट हों, फैक्चुअल पॉइंट हों, दूसरे पॉइंट हों, वो संददा से लड़ता है। तो ये चंद सिलसिला था कि ये स्टाम्प पेपर क्या होता है और उसकी अक़साम क्या हैं। स्टाम्प की एविडेंशियल वैल्यू होती है। इसके मुराद ये होता है कि आप एक मुल्क के शहरी हैं और आपने वो टैक्स अदा किया है, वो कागज़ परचेज़ किया है, तो तब हुकूमत आपका साथ देती है। अगर इकरारनामा वगैरह आप लिखेंगे तो उसके बाद वो नोटरी पब्लिक से अटैच करवाना होगा। अगर बयान अल्फी है तो ओथ कमीशनर से अटैच करवाना होगा और नोटोरियल टिकट लगेगी इकरारनामा वगैरह पर। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, अगर आप ये नहीं करेंगे तो हुकूमत वक्त आपका साथ फिर नहीं देती। इसे फिर हम कहते हैं इनएडमिसिबल इन एविडेंस, कि जनाब ये तो अदालत शहादत में पढ़ा ही नहीं जा सकता, इसमें ये खामियां हैं जी, इन्होंने तो स्टाम्प ही नहीं ख़रीदा हुआ, वगैरह वगैरह। तो ये था आपके सवाल का जवाब। उम्मीद है आपको इसका जवाब अच्छे तरीके से मिल गया होगा। ये जी मुजफ्फर साहब हैं, इन्होंने सवाल किया है कि जनाब परसों रात हमारे घर में चोर आए, उन्होंने फायरिंग की, हमारे बंदे ज़ख्मी हो गए, तो क्या पाकिस्तानी कानून में कोई ऐसी बात है कि हमें भी कोई हक हासिल हो, हम भी अपनी जायदाद या जान के लिए हम भी कुछ कर सकें? जो हमें मारने आया था कि हम उन्हें उसे नहीं मार सकते? तो इसका जवाब जनाब जो है पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान में दिया हुआ है। दफ़ात 96 से लेकर 106 तक, अगर आप इसको पढ़ना भी चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। 96 से लेकर 106 तक प्राइवेट डिफेंस के लिए आपके पास ये राइट मौजूद है। अगर आप समझते हैं कि जी उसने गोली चला दी, मेरे 3 बंदे मर जाएंगे, तो आप ये चीज़ समझते हुए, गुमान करते हुए और दुरुस्त तस्लीम समझते हुए आप भी उस पर फायरिंग कर सकते हैं। लेकिन ये देखा जाएगा कि उस वक्त आपकी नीयत, माहौल, ये निज़ाम कैसा है। ऐसे नहीं कि आपको कोई आए बैठो शरीक भाई और दुश्मन कोई और आप उठाएं पिस्तौल और ठोक दें। ये बात फिर एविडेंस की है। आपके घर को ख़तरा है, आपकी प्रॉपर्टी को ख़तरा है, आपके बीवी बच्चों को ख़तरा है, तो आप भी उसकी जान ले सकते हैं। इसी तरह कोई मॉब आ रहा है, कोई झुंड है, आप देखते हैं कि मुझे मार डालेगा, तो आप भी फायरिंग कर सकते हैं, खोल सकते हैं। लेकिन आप ये बार बार ये देख लें कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि अदालत में साबित होना होती हैं हालात वाक़यात से, कंडक्ट से, बिहेवियर से, एटीट्यूड से, आपका जो मेंटल कंडीशन है, ये सारे सर्कमस्टांसेस सामने रखने पड़ते हैं। तो अदालतें फिर उससे एक नतीजा निकालती हैं। मसलन 7 साल का बच्चा पाकिस्तान में और 8 साल का बरतानिया में अगर गोली चला दे, उससे कोई मर भी जाए, तो हुक्म है कि FIR ही ना काटो। क्यों?
बिकॉज द चाइल्ड हैज गॉट नो मेंद्रिया, कि जनाब ये बच्चा गिल्टी कॉन्शियस है ही नहीं, हो सकता ही नहीं। चाहे होता हो, कोडिफाइड लॉ है कि पाकिस्तान में 7 साल का बच्चा अगर गोली चलाता है और इससे कोई मर जाता है तो उसके खिलाफ कत्ल का केस दर्ज नहीं होगा, सोलली ऑन द ग्राउंड दैट ही हैज गॉट नो मेंद्रिया, कि उसकी जो बदनीति हो सकती नहीं, उसकी नियति नहीं हो सकती किसी को मारने की। ये एक प्रिज्यूम कर लिया गया है, सपोज कर लिया गया है, तो इस सिनारियो में भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। तो आपके सवाल का जवाब मुख्तसरन यही है कि आप भी अपनी कार्रवाई कर सकते हैं अगर आप ये डिड्यूस कर लें, डिराइव कर लें कि जनाब इसकी फायरिंग से मेरा घर बर्बाद हो सकता है, या ये मेरी प्रॉपर्टी ना अपने कंट्रोल में ले लेगा वगैरह वगैरह, तो आपके पास फुल पावर है कि आप भी वो काम कर गुजरें। अच्छा जी, अगला सवाल है, एक परवेज साहब हैं जनाब, उन्होंने पूछा है कि मेरे ऊपर चोरी का केस बन गया है, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं, तो मेरे पास क्या रेमेडी है, क्या चाराकार है, मैं क्या करूं? देखिए जी, जमानत का कानून जो है वो 496 से लेकर 500 पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इसमें दर्ज है। ये सवाल ही बहुत लंबा है, बहरहाल क्योंकि आपने मुख्तसरन पूछा है चोरी के मुतल्लिक, तो मैं उसी अंदाज से जवाब दूंगा। जमानत जो है जनाब वो एक प्रोटेक्टिव बेल होती है। मसलन आप लाहौर में हैं, पता चला कि मुल्तान में जनाब आपके खिलाफ केस हो गया है, तो आप क्या करते हैं, वहीं लाहौर से ही जमानत करवाते हैं कि जनाब मैं घर जा रहा हूं तो रास्ते में मुझे अरेस्ट कर लेंगे, तो प्रोटेक्टिव बेल चाहिए। तो वो हिफाजती जमानत आपको लाहौर की अदालत भी दे सकती है। एक है प्री अरेस्ट बेल, एक है पोस्ट अरेस्ट बेल। मसलन आप पर जैसे फरमा रहे हैं कि आप पर चोरी का इल्ज़ाम लगा है, तो आप FIR की नकल लेंगे, उसको स्टैम्प करवाएंगे थाने से FIR को, तो प्री अरेस्ट बेल जो है वो आप सेशन कोर्ट में मूव कर देंगे कि जनाब मैं मौके पर नहीं था, मुझे पता ही नहीं है, मुझे पुलिस जो है वो ज़बरदस्ती अरेस्ट करना चाहती है, मेरी शोहरत को नुकसान होगा, मैं शरीफ बंदा हूँ, तो ये आप बेल दायर करेंगे सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट फिर किसी एडिशनल सेशन जज को मार्क करेगी, साथ ही वो जज साहब जो हैं वो रिकॉर्ड तलब करवाएंगे थाने से, और आपको, आपके वकील को भी और उनको फिर सुना जाएगा। ये वो बेल है जो कबल अज गिरफ्तारी कहलाती है, प्री अरेस्ट। तो आपके ये सारे तमाम चीज़ें, मसलन आप कहते हैं जी मैं तो ये जो टाइम लिखा हुआ है चोरी का, तो मैं तो मरी में फिर रहा था, मरी होटल में था, इसे हम कहते हैं एलिबाई पली, मौके वारदात पर ना होना। तो एलिबाई पली जब आप लेंगे तो जज समझेगा कि ये तो गलत केस है, 8 बजे आपने चोरी पर इल्ज़ाम लगाया हुआ है और 8 बजे आप मरी में बैठे हुए हैं, तो आपकी वो प्री अरेस्ट बेल जो है वो आपको मिल जाएगी। प्री अरेस्ट बेल जो है चाहे वो कत्ल की क्यों ना हो, प्री अरेस्ट तो हो ही जाती है। कन्फर्मेशन पर जब बहस होती है, दोनों तरफ से आर्गूमेंट्स आते हैं और जो भी सबूत जो भी दिखाने होते हैं वो जज साहब देख के उसके मुताबिक फैसला कर देते हैं। दूसरी बेल है जी पोस्ट अरेस्ट। FIR भी बंदे को पता ही नहीं है, वो कॉलेज जा रहा था, वो यूनिवर्सिटी जा रहा था, वो दुकान खोल रहा था, तो पुलिस आके उसे धर लेती है, वो जेल में चला जाता है। इस सिलसिले में आप फिर पोस्ट अरेस्ट बेल दायर करते हैं, यानी बाद अज गिरफ्तारी।
वो भी यही सिलसिला है। उसमें आके आपके वकील साहब होंगे, एक सरकारी वकील होगा, वो आके फिर आर्गूमेंट्स करेंगे जज के सामने। तो अगर जज साहब समझते हैं कि ये वाकई इस किस्म की ये बात है, गलत है, तो आपकी बेल हो जाएगी, आप बाहर आ जाएंगे, फिर केस चलेगा। इस पर बात डिस्चार्ज का केस ही बन जाता है कि जनाब ये तो केस बनता ही नहीं है सिरे से ही गलत है, तो अदालतें डिस्चार्ज कर देती हैं। तो ये रहा जनाब आपके सवाल का जवाब। ओके जी, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।